उसने फूलों वाली बिकिनी पहन रखी थी और शुरुआत में उसकी मौत को एक साधारण डूबने की घटना माना गया। लेकिन जांच आगे बढ़ी तो अधिकारियों को शक होने लगा था कि यह कोई हादसा नहीं बल्कि एक सुनियोजित हत्या थी। इसी मामले के बाद मीडिया ने चार्ल्स शोभराज का नाम दिया, जिससे वो पूरी दुनिया में बदनाम हुआ, बिकिनी किलर। लेकिन बिकिनी किलर उसका इकलौता नाम नहीं था। जांचकर्ताओं और पत्रकारों ने उसे बाद में द सरपेंट का भी नाम दिया। लेकिन टेरेसा सिर्फ शुरुआत थी। इसके बाद कनिट हाउस धीरे धीरे मौत के अड्डों में बदल गया। हर नई सीमा पार करने के साथ उसका आत्मविश्वास और बढ़ता जा रहा था। उसे यकीन हो चुका था कि वह कानून से कई कदम आगे है और दुनिया की कोई पुलिस उसे पकड़ नहीं सकती। लेकिन हर अपराधी एक गलती जरूर करता है। हर सफल अपराध के साथ उसका आत्मविश्वास बढ़ता गया और अब वो खुद को लगभग अजय समझने लगा था। लेकिन इतिहास गवाह है कि जब किसी अपराधी के घमंड अपने चरम पर पहुंचता है, तभी उसकी सबसे बड़ी गलती भी सामने आती है। और उसकी पहली बड़ी गलती हुई भारत की राजधानी नई दिल्ली में। यह सिर्फ एक फरारी नहीं थी, बल्कि भारतीय जेल इतिहास की सबसे साहसी और चर्चित जेल ब्रेक्स में से एक थी। चार्ल्स शोभराज की कहानी सिर्फ एक सीरियल किलर की कहानी नहीं है। ये पहचान, धोखे, लालच, आकर्षण और अहंकार की भी कहानी है। कुछ लोग उसे एक अपराधी मानते हैं, कुछ एक मास्टर मैनिपुलेटर और कुछ आधुनिक इतिहास के सबसे रहस्यमय ठगों में से एक। और यही वजह है कि द सरपेंट या बिकिनी किलर का नाम आज भी ट्रू क्राइम इतिहास के सबसे कुख्यात नामों में गिना जाता है। 6 अप्रैल 1944 द्वितीय विश्व युद्ध का दौर चल रहा था और साउथ ईस्ट एशिया युद्ध की आग में जल भी रहा था। और इसी उथल पुथल के बीच वियतनाम के साइगोन शहर में एक बच्चे का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया होर्चंद भवानी गुरमुख शोभराज। उस समय किसी को भी अंदाजा नहीं था कि यही बच्चा आगे चलकर दुनिया के सबसे फेमस अपराधियों में से एक बनेगा, जिसे दुनिया बाद में चार्ल्स शोभराज के नाम के साथ साथ बिकिनी किलर के नाम से भी जानने वाली थी। उसके पिता होर्चंद शोभराज एक अमीर भारतीय बिजनेसमैन थे और उसकी मां नोई एक साधारण वियतनामीज महिला थी। लेकिन यह परिवार कभी एक नहीं रहा। चार्ल्स के जन्म के कुछ समय बाद ही उसके पिता ने अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लिया और उन्हें हमेशा के लिए छोड़ दिया। बाद में उसकी मां ने फ्रांसीसी सैनिक जैक्स रूसेल से शादी कर ली, लेकिन नई जिंदगी भी उसे अपनापन नहीं दे सकी। जैक्स ने चार्ल्स के भाई को कानूनी तौर पर गोद तो लिया, मगर चार्ल्स को नहीं। पहले पिता और सौतेले पिता के द्वारा किए गए तिरस्कार ने चार्ल्स के दिमाग पर गहरा असर डाला। बचपन से ही उसे महसूस होता था कि वो हर जगह एक आउटसाइडर है। जब वो फ्रांस पहुंचा तब भी पेरिस की चमक दमक उसके भीतर इस खालीपन को भर नहीं सकी। अपने पिता द्वारा ठुकराए जाने और नए परिवार में खुद को अलग महसूस करने की वजह से चार्ल्स के भीतर बचपन से ही गुस्सा, इनसिक्योरिटी और पहचान का संकट पैदा हो गया था। बाद में कई बायोग्राफर ने माना कि यही भावनाएं उसके व्यक्तित्व के सबसे अंधेरे पहलुओं की नींव बनी। जल्द ही चार्ल्स ने बगावत का अपना तरीका खोज लिया। वो घर से भागता, छोटे मोटे चोरियां करता और लगातार मुसीबतों में पड़ता रहता है। आखिरकार 1963 में महज 19 साल की उम्र में चोरी के आरोप में उसे पेरिस की मशहूर पोइसी जेल भेज दिया गया। आमतौर पर जेल एक इंसान को तोड़ देती है, लेकिन चार्ल्स के लिए पोइसी जेल एक ट्रेनिंग ग्राउंड साबित हुई। यही उसने समझा कि लोगों को ताकत से नहीं बल्कि चार्म, भरोसे और चालाकी से भी नियंत्रित किया जा सकता है। यही उसकी मुलाकात फेलिक्स डिएस-कैगनो नाम के एक अमीर और प्रभावशाली जेल वॉलंटियर से हुई। चार्ल्स ने खुद को एक भटका हुआ लेकिन होशियार युवा बताया और फेलिक्स उसकी बातों से प्रभावित हो गया। जेल से बाहर आने के बाद फेलिक्स ने न सिर्फ उसकी मदद की बल्कि उसके लिए पेरिस की हाई सोसाइटी के दरवाजे भी खोल दिए। अचानक वो लड़का जो कभी खुद को हर जगह बाहरी महसूस करता था, अब शहर के सबसे अमीर और प्रभावशाली लोगों के बीच उठने बैठने लगा था। 1969 में चार्ल्स ने चंतल कोपेंगेन नाम की एक फ्रांसीसी महिला से शादी कर ली। कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि शायद अब वो एक सामान्य जिंदगी जीने लगेगा, लेकिन शांत और साधारण जीवन उसके स्वभाव में तो था ही नहीं। उसे जल्दी पैसा कमाना था, अच्छा जीवन जीना था और वो भी बिना ज्यादा मेहनत किए।
यह उसका वही तरीका था जिसे वो आगे कई बार इस्तेमाल करने वाला था। काबुल में गिरफ्तारी, फरारी और लगातार अपराधों के बीच चंचल आखिरकार टूट चुकी थी। वर्षों तक चार्ल्स का साथ देने के बावजूद उसने फैसला किया कि वो अब इस जिंदगी का हिस्सा नहीं बनेगी। वो अपनी बेटी उषा के साथ फ्रांस लौट गई और फिर कभी चार्ल्स के पास वापस नहीं आई। उनकी शादी व्यवहारिक रूप से यहीं खत्म होगी। इसी दौरान उसका सौतेला भाई आंद्रे सोबराज भी उसके साथ जुड़ गया। दोनों ने तुर्की और ग्रीस में कई अपराध किए। बाद में दोनों गिरफ्तार हुए, लेकिन चार्ल्स फिर भागने में सफल रहा, जबकि आंद्र को लंबी जेल की सजा भी भुगतनी पड़ी। 1975 तक आते आते चार्ल्स सिर्फ एक धोखेबाज नहीं रहा था, वो एक खतरनाक सीरियल किलर बन चुका था। बैंकॉक, थाईलैंड के कनिस हाउस नाम के एक आलीशान अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में उसका अपना ठिकाना भी बना लिया था। यहीं से वो अपने अपराधों का जाल बुनने लगा और धीरे धीरे हिप्पी ट्रेल पर घूमने वाले यात्रियों को अपना निशाना बनाने लगा। बाहर से देखने पर कनिट हाउस विदेशी यात्रियों के लिए एक सुरक्षित ठिकाना लगता था, लेकिन हकीकत में यह सोबराज का बिछाया हुआ जाल था। उसके निशाने पे विदेशी पर्यटक होते थे जो कभी अपने घरों से हजारों मील दूर हिप्पी ट्रेल पर सफर कर रहे होते थे। उनके पास नकदी पासपोर्ट और सबसे बड़ी बात, उनके साथ कोई ऐसा नहीं होता था जो उनकी अचानक गुमशुदगी पर तुरंत सवाल उठाए। सोबराज अपने शिकार को काबू करने के लिए बंदूक या फिर चाकू का इस्तेमाल नहीं करता था। उसका सबसे खतरनाक हथियार था उसका चार्म और उसका शातिर दिमाग। उसने खुद को एलन गोटियार नाम का एक अमीर जैम लीडर बताना शुरू कर दिया था। उसका तरीका या फिर कहें कि उसका मोडस ऑपरेंडी बेहद सोचा समझा हुआ था। वह पहले ट्रेल पर घूम रहे विदेशी यात्रियों से दोस्ती करता, उनका भरोसा जीतता और फिर उन्हें अपने ही कनिट हाउस अपार्टमेंट में ठहरने का न्योता देता। लेकिन यह मेहमान नवाजी सिर्फ एक दिखावा थी। असल में उसके मेहमान धीरे धीरे एक ऐसे जाल में फंस रहे थे जहां से बहुत कम लोग वापस लौट पाए। वो चुपचाप उनके खाने या फिर पीने में लार्गैक्स्टिल या फिर मेगाडॉन जैसी लैक्सेटिव मिला देता, जिससे वो बेहद कमजोर और बीमार हो जाते। इसके बाद सोबराज खुद को एक मददगार दोस्त और मसीहा बनकर उनकी देखभाल करने का नाटक भी करता था। अनजान यात्री यही समझ नहीं पाते थे कि उनकी हालत का जिम्मेदार वही आदमी है जो उनकी मदद करता हुआ दिखाई दे रहा था। धीरे धीरे वे उस पर पूरी तरह से निर्भर हो जाते और उस पर अंधा भरोसा करने लगे। उसका यह तरीका इतना प्रभावी था कि कई बार उसके शिकार यह तक नहीं समझ पाते थे कि उनके साथ क्या हो रहा है। एक फ्रांसीसी पर्यटक डोमिनिक रेनेलो को उसने पहले नशीली दवाएं देकर गंभीर रूप से बीमार कर दिया। फिर वही उसकी देखभाल करने वाला था, सबसे मददगार भी बनकर सामने आ गया। बाद में रेनेलो बच गया और उसने जांचकर्ताओं को बताया कि किस तरह से सोबराज पहले लोगों को कमजोर बनाता और फिर उनका भरोसा जीतता था। कई मामलों में सोबराज पहले अपने शिकार की मदद करता हुआ दिखाई भी देता था। कभी वो खोया हुआ पासपोर्ट ढूंढने में मदद करता तो कभी परेशान यात्रियों को रहने की जगह भी देता। बाद में जांच में पता चला कि कई बार वो खुद समस्या पैदा भी कर देता था ताकि वो बाद में मसीहा बनकर सामने आए और लोगों को भरोसा जीत सके। यही भरोसा उसके पूरे अपराधी खेल की सबसे मजबूत नींव था। इस खौफनाक खेल में सोबराज अकेला नहीं था, उसने अपने आसपास एक छोटा सा क्राइम सिंडिकेट खड़ा कर लिया था। उसका सबसे भरोसेमंद साथी था अजय चौधरी, एक भारतीय युवक जो उसके कई अपराधों में उसके साथ रहता था। वहीं उसकी मुलाकात कनाडाई प्रेमिका मैरी एंड्री लेकलर इस पूरे खेल का दूसरा अहम हिस्सा थी। समय के साथ मैरी सिर्फ उसकी प्रेमिका नहीं रही, वह उसके सबसे भरोसेमंद लोगों में शामिल भी हो गई। कई जांचकर्ताओं का मानना था कि सोबराज के आपराधिक नेटवर्क को चलाने में उसकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण थी। हालांकि उसने हमेशा दावा किया कि उसे हत्याओं के बारे में पूरी सच्चाई नहीं पता थी। शांत और भरोसेमंद दिखने वाली मैरी अनजान यात्रियों का विश्वास जीतती, जबकि पर्दे के पीछे सोबराज अपना पूरा जाल बुनता रहता। जब शिकार पूरी तरह दवाइयों के असर में आ जाता तो सोबराज उसका सारा कीमती सामान, नकदी और सबसे अहम उसका पासपोर्ट चुरा लेता। उसके लिए पासपोर्ट सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं बल्कि नई पहचान पाने का जरिया था। 1970 के दशक में पासपोर्ट की तस्वीर बदलना आज जितना मुश्किल नहीं था। सोबराज और उसके साथी इन्हीं चोरी किए गए पासपोर्टों पर अपनी तस्वीरें लगाकर नई पहचान बना लेते और एक देश से दूसरे देश बेखौफ घूमते रहते। यही वजह थी कि कई सालों तक पुलिस और कानून की पकड़ से वो बचता रहा। 1970 के दशक में अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग आज जितना विकसित नहीं था, लेकिन अलग अलग देशों की एजेंसियों के बीच सूचनाएं धीरे धीरे साझा होती थी। सोबराज ने इसी कमजोरी का फायदा उठाया
जब तक एक देश की पुलिस उसकी पहचान समझती तब तक किसी दूसरे देश में नई पहचान के साथ पहुंच चुका होता था। लेकिन सिर्फ चोरी और धोखाधड़ी से शुभराज का मन नहीं भरा। जो लोग उसके असली चेहरे के करीब पहुंचने लगते या फिर उसके लिए खतरा बन सकते थे, वे अक्सर रहस्यमय परिस्थितियों में गायब हो जाते। 1975 तक आते आते उसका अपराध एक और भी खतरनाक मोड़ ले चुका था। थाईलैंड उसके खूनी खेल का सबसे बड़ा मैदान बन गया था। अक्टूबर 1975 में उसके अपराधों ने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय ध्यान खींचा। टेरेसा नोल्टन नाम की एक 21 वर्षीय अमेरिकी पर्यटक का शव पटाया के पास समुद्र में तैरते हुए मिला। उसने फूलों वाली बिकिनी पहन रखी थी और शुरुआत में उसकी मौत को एक साधारण डूबने की घटना माना गया। लेकिन जांच आगे बढ़ी तो अधिकारियों को शक होने लगा था कि यह कोई हादसा नहीं बल्कि एक सुनियोजित हत्या थी। इसी मामले के बाद मीडिया ने चार्ल्स शुभराज का नाम दिया, जिससे वो पूरी दुनिया में बदनाम हुआ, बिकनी किलर। लेकिन बिकनी किलर उसका इकलौता नाम नहीं था। जांचकर्ताओं और पत्रकारों ने उसे बाद में द सरपेंट का भी नाम दिया। यही नाम आगे चलकर उसकी पहचान भी बन गया। लेकिन टेरेसा सिर्फ शुरुआत थी। इसके बाद गनीट हाउस धीरे धीरे मौत के अड्डों में बदल गया। तुर्की के यात्री विटाली हकीम के पहले अपने जाल में फंसाया गया, फिर उसकी हत्या कर दी गई और सबूत मिटाने के लिए उनके शव को जला भी दिया गया। इसके कुछ ही समय बाद डच कपल हैंक पिनाटाजा और कोर्नेलिया होमकर भी शुभराज के निशाने पर आ गई। दोनों को जहर देकर अपने काबू में किया गया और बाद में उनकी गला घोंटकर हत्या कर दी गई। पहचान छिपाने के लिए उनके शव को भी आग के हवाले कर दिया गया। लेकिन इसी दौरान एक व्यक्ति शुभराज के पीछे लग चुका था। बैंकॉक में तैनात डच डिप्लोमेट हरमन निपेनबर्ग अपने देश के लापता नागरिकों की तलाश कर रहे थे। धीरे धीरे उन्होंने गुमशुदगियों, जले हुए शव और चोरी किए गए पासपोर्टों के बीच संबंध जोड़ना शुरू किया। यही जांच आगे चलकर शुभराज के खिलाफ सबसे मजबूत सबूतों की नींव बनी। जब विटाली हकीम की फ्रांसीसी प्रेमिका चार्मेन कैरो अपने साथी की तलाश में बैंकॉक पहुंची तो वो भी शुभराज के लिए खतरा बन गई। कुछ समय बाद उसका भी शव पानी में मिला। बाद में जांचकर्ताओं ने उसे भी शुभराज के संभावित पीड़ितों में शामिल किया। लाशें पीटी गई, गला घोंटकर मारा गया और फिर पहचान मिटाने के लिए बुरी तरह से लाश को जला भी दिया गया। वहीं दूसरी तरफ शुभराज और उसके साथी उन्हीं मृतकों के चुराए हुए पासपोर्टों पर उनकी पहचान बनकर एक देश से दूसरे देश घूम रहे थे। लेकिन जैसे जैसे शुभराज का अपराधी साम्राज्य बढ़ता गया, वैसे वैसे उसके सबसे करीबी लोग भी उसके लिए खतरा बनने लगे। 1976 में मलेशिया में उसका सबसे भरोसेमंद साथी अजय चौधरी अचानक रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। उसे आखिरी बार शुभराज के साथ देखा गया था। अजय का शव कभी मिला नहीं, लेकिन कई जांचकर्ताओं का मानना है कि शुभराज ने ही अपने इस करीबी साथी को रास्ते से हटा दिया था। आज तक अजय चौधरी का गायब होना इस पूरी कहानी के सबसे बड़े रहस्यों में से एक माना जाता है। हर नई सीमा पार करने के साथ उसका आत्मविश्वास और बढ़ता जा रहा था। उसे यकीन हो चुका था कि वह कानून से कई कदम आगे है और दुनिया की कोई पुलिस उसे पकड़ नहीं सकती। लेकिन हर अपराधी एक गलती जरूर करता है। मई 1976 तक थाईलैंड में मिले शव, चोरी किए गए पासपोर्टों और कई देशों में फैले सुरागों ने अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। इंटरपोल ने चार्ल्स के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया। अब वो सिर्फ एक स्थानीय अपराधी नहीं रहा था, बल्कि दुनिया के सबसे वांछित अपराधियों में गिने जाने लगा था। जुलाई 1976 तक चार्ल्स को लगने लगा था कि वह कानून से हमेशा एक कदम आगे रहेगा। सालों से वह पुलिस को चकमा देता रहा था और नकली पहचाने भी बदल रहा था और एक देश से दूसरे देश में बेखौफ घूम रहा था। हर सफल अपराध के साथ उसका आत्मविश्वास बढ़ता गया और अब वो खुद को लगभग अजय समझने लगा था। लेकिन इतिहास गवाह है कि जब किसी अपराधी के घमंड अपने चरम पर पहुंचता है, तभी उसकी सबसे बड़ी गलती भी सामने आती है। चार्ल्स के साथ भी ऐसा ही हुआ और उसकी पहली बड़ी गलती हुई भारत की राजधानी नई दिल्ली में। चार्ल्स ने अपने फ्रांसीसी साथी जिन धुइस्मो के साथ मिलकर एक बेहद साहसी योजना बनाई। उसका निशाना था दिल्ली घूमने 60 फ्रांसीसी छात्रों का एक बड़ा समूह। हमेशा की तरह उसने पहले अपना भरोसा जीता और खुद को उनका मददगार और टूर गाइड बताया। असल में उसका इरादा उन सभी को एक साथ बेहोश करके उनका कैश, कीमती सामान और सबसे अहम उनका पासपोर्ट लूटने का था। अगर वो योजना सफल हो जाती तो ये सबसे बड़े अपराधों में से एक साबित होती। उसने छात्रों को पेट की दवा बताकर नींद की गोलियां
और लैक्सेटिव दे दिए। योजना बिल्कुल वैसी ही थी जैसे वो पहले कई बार इस्तेमाल कर चुका था, लेकिन इस बार सबसे बड़ी एक गलती हुई। उसने दवाओं की मात्रा का अंदाजा गलत लगा चुका था। कुछ ही देर में गोलियों का असर उम्मीद से कहीं ज्यादा तेज होने लगा। एक एक कर छात्र होटल की लॉबी में लड़खड़ाने लगे और फिर लोग वहीं बेहोश होकर गिर पड़े। देखते ही देखते अफरा तफड़ी मच गई। घबराए हुए छात्रों और होटल स्टाफ को इस समझ ही नहीं आया कि आखिर हो क्या रहा है। हालात इतने बिगड़ गए कि तुरंत पुलिस को बुलाना पड़ा और यहीं से चार्ल्स सोबराज का खेल बिखरना शुरू हो गया था। सोबराज और उसके साथियों को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया गया। वर्षों तक पुलिस को चकमा देने वाला वो अपराधी पहली बार इतने ठोस सबूतों के साथ कानून के शिकंजे में फंस चुका था। जांच आगे बढ़ी तो अधिकारियों को शक हुआ कि यह मामला सिर्फ छात्रों को नशा देकर लूटने का नहीं। जल्द ही कड़ियां आगे जुड़ने लगी और पता चला कि कुछ ही दिन पहले बॉम्बे में फ्रांसीसी पर्यटक जीन लुइक सोलोमन की रहस्यमयी मौत के पीछे भी सोबराज का ही हाथ था। पुलिस को अब एहसास हो चुका था कि उन्होंने किसी साधारण ठग को नहीं बल्कि एशिया के सबसे खतरनाक और तलाशे जा रहे अपराधियों में से सिर्फ एक को गिरफ्तार किया है। जांच में यह भी सामने आया कि कुछ ही समय पहले फ्रांसीसी पर्यटक जीन लुक सोलोमन को नशीली पदार्थ देकर लूटने की कोशिशें की गई थी, लेकिन दवा की मात्रा इतनी अधिक थी कि उसकी मौत हो गई। यह हत्या बाद में भारतीय पुलिस की जांच का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनी। सोबराज को एशिया की सबसे कुख्यात और कड़ी सुरक्षा वाली जेलों में से एक तिहाड़ जेल भेज दिया गया। आमतौर पर ऐसी जेल किसी भी अपराधी के हौसले तोड़ देती है, लेकिन चार्ल्स सोबराज के लिए यह कोई सजा नहीं थी बल्कि एक नया खेल का मैदान था। जेल पहुंचते समय वो पहले अपने शरीर में बेशकीमती रत्न छुपाकर अंदर ले जाने में भी कामयाब रहा था। इन्हीं रत्नों और पैसों के दम पर उसने धीरे धीरे जेल के गार्डों और अधिकारियों पर अपना प्रभाव जमाना शुरू कर दिया। कुछ ही समय में वो एक आम कैदी की तरह नहीं बल्कि एक ऐसे व्यक्ति की तरह रहने लगा जिसके लिए जेल के नियम भी अक्सर बदल दिए जाते थे। तिहाड़ के अंदर चार्ल्स सोबराज का एक अलग ही दबदबा था। जहां वो दूसरे कैदी जेल की सजा काट रहे थे, वही सोबराज लगभग आराम की जिंदगी जी रहा था। उसकी कोठरी में टीवी था, उसके लिए बाहर से खाना मंगवाया जा सकता था और जेल की दीवार के पीछे बैठकर अपने संपर्कों और अपराधी नेटवर्क को संभाल भी रहा था। रिश्वत और चालाकी के दम पर उसने कई गार्डों और अधिकारियों को अपने प्रभाव में भी ले लिया था। हालात ऐसे हो गए थे कि कई बार ऐसा लगता था मानो वो जेल का कैदी नहीं बल्कि उसका मेहमान हो। लेकिन सोबराज की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ पैसा नहीं था, वह लोगों को अपने हिसाब से इस्तेमाल करना जानता था और तिहाड़ के अंदर भी वो यही खेल खेल रहा था। लेकिन जेल की इन आरामदायक दीवारों के बाहर एक खेल चल रहा था। थाईलैंड की सरकार 1975 में हुई हत्याकांडों के लिए लगातार उसके एक्स्ट्राडिशन की मांग कर रही थी। भारत में उसकी सजा खत्म होने के करीब थी और चार्ल्स जानता था कि रिहा होते ही उसे थाईलैंड भेजा जा सकता है और वहां उसका इंतजार सिर्फ जेल नहीं बल्कि मौत की सजा भी कर रही थी। वर्षों तक कानून को मात देने वाला यह अपराधी अब खुद समय के खिलाफ दौड़ रहा था, लेकिन चार्ल्स हार मानने वालों में से नहीं था। अपनी जान बचाने के लिए उसने एक ऐसी योजना बनाई जो सिर्फ जेल से भागने की ही नहीं थी बल्कि पूरे सिस्टम को मात देने की एक सोची समझी चाल थी। जल्द ही वो इतिहास के सबसे चर्चित और हैरत अंगेज जेल ब्रेक्स में से एक को अंजाम देने वाला था। इसी दौरान उसकी सबसे वफादार साथी मैरी एंड्री लेकलर की जिंदगी भी बिखरने लगी। छात्रों को नशीली दवा देने के मामले में उसे भी गिरफ्तार किया गया था, लेकिन बाद में उसे पैरोल मिल गई। कुछ ही समय बाद पता चला कि मैरी एंड्री लेकलर ओवेरियन कैंसर से पीड़ित है। इलाज के लिए उसे कनाडा लौटने की अनुमति भी दे दी गई थी। वहां 1984 में मात्र 38 साल की उम्र में उसकी मृत्यु भी होगी। दिलचस्प बात यह है कि आखिरी समय तक उसने सार्वजनिक रूप से चार्ल्स सोबराज के खिलाफ कुछ भी नहीं कहा और कई रिपोर्ट्स के अनुसार अंत तक उसके प्रति वफादार बनी रही। 16 मार्च 1986 को चार्ल्स सोबराज ने तिहाड़ जेल के अंदर अपनी 42वीं बर्थडे पार्टी रखने की अनुमति ली। देखने में एक साधारण जश्न था, लेकिन इसके पीछे महीनों की तैयारी छिपी थी। उसने गार्डों और कैदियों में बांटने के लिए खास मिठाइयाँ मंगवाई, जिनमें उसने चुपचाप क्लोरल हाइड्रेट और मेडाजेपाम जैसी तेज असर करने वाली नींद की दवाएं मिला दी थी। कुछ ही देर में एक एक करके गार्ड बेहोश होने लगे। देखते ही देखते तिहाड़ की सुरक्षा व्यवस्था लगभग ठप पड़ गई।
यही वो मौका था जिसका चार्ल्स इंतजार कर रहा था। उसने आराम से चाबियां हासिल की, अपने कुछ साथी अन्य कैदियों को भी निकाला और फिर एक गाड़ी में बैठकर तिहाड़ जेल से बाहर निकल गया। ये सिर्फ एक फरारी नहीं थी, बल्कि भारतीय जेल इतिहास की सबसे साहसी और चर्चित जेल ब्रेक्स में से एक थी। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि यह फरारी सिर्फ जेल से भागने के लिए नहीं की गई थी। इसके पीछे एक ऐसी चाल छिपी थी जिसे समझने में पुलिस और अधिकारियों को भी समय लगने वाला था। एशिया की सबसे सुरक्षित जेलों में से एक से फरार हुआ चार्ल्स एक बार फिर सुर्खियों में था, लेकिन यह आज़ादी ज़्यादा दिनों तक नहीं चली। 6 अप्रैल 1986 को उसे गोवा के ओ को क्यूडियो रेस्टोरेंट से दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन असली कहानी उसकी गिरफ्तारी नहीं, बल्कि उसके पीछे छिपी योजना थी। बाद में सामने आया कि यह फरारी कोई हड़बड़ी में उठाया गया कदम नहीं था, बल्कि यह बेहद सोची समझी कानूनी चाल थी। चार्ल्स अच्छी तरह जानता था कि भारत में उसकी सजा खत्म होने वाली है और उसके बाद थाईलैंड उसे 1975 की हत्याओं के लिए अपने हवाले करवाने की कोशिश करेगा, जहां मौत की सजा उसका इंतजार कर रही थी। इसीलिए उसने एक ऐसा खेल खेला जिसे समझने में सालों लग गए। जेल तोड़ने के बाद उस पर भारत में नया मुकदमा चला और उसकी सजा 10 साल और बढ़ गई। यही उसका असली मकसद था। यह भारत की जेल में रहना चाहता था, क्योंकि हर बीतते साल के साथ थाईलैंड में उसके खिलाफ चल रहे हत्या के मामलों की कानूनी समय सीमा खत्म होने के करीब पहुंच रही थी। जब 1997 में वो आखिरकार तिहाड़ जेल से बाहर निकला, तब तक थाईलैंड में उसके खिलाफ हत्या के आरोपों पर कार्रवाई की समय सीमा समाप्त हो चुकी थी। जिस मौत के साए से वो सालों भागता रहा था, उसे उसने बंदूक, पैसा या फिर हिंसा नहीं, बल्कि कानून की बारीकियों को इस्तेमाल करके मात दी थी। ये शायद चार्ल्स की सबसे खतरनाक चाल थी। ये एक ऐसी चाल जिसने उसे फांसी के मुंह से वापस खींच लिया। 1997 में जब चार्ल्स सोबराज तिहाड़ जेल से रिहा होकर फ्रांस लौटा, पेरिस पहुंचने के बाद ही उसने अपनी बदनामी को ही अपनी पहचान बना लिया। वह किसी छिपे हुए अपराधी की तरह नहीं, बल्कि एक डार्क सेलिब्रिटी की तरह जीने लगा। पत्रकार, लेखक और डॉक्यूमेंट्री निर्माता उसके इंटरव्यू के लिए लाइन लगाने लगे और चार्ल्स उसने भारी रकम वसूलता था। ऐसा लग रहा था जैसे वो एक बार फिर जीत गया हो। दिलचस्प बात यह थी कि सोबराज अपनी बदनामी से कभी भागा नहीं। कई अपराधियों की तरह वो गुमनाम रहना नहीं चाहता था। उसे मीडिया का ध्यान पसंद थी। वह इंटरव्यू देता, पत्रकारों से मिलता और अक्सर अपने बारे में बनी कहानियों का आनंद लेता था, मानो दुनिया की नज़रों में उस पर बनी रहना ही उसकी सबसे बड़ी जरूरत हो। लेकिन इस पर पूरी कहानी में एक चीज नहीं बदली थी, उसका अहंकार। सालों तक कानून को मात देने के बाद उसे यकीन हो गया था कि वह किसी भी सिस्टम से ज्यादा चालाक है। यही विश्वास धीरे धीरे उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। साल 2003 में चार्ल्स सोबराज ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने कई लोगों को हैरान कर दिया था। वर्षों तक कानून से बचकर रहने के बाद वो अचानक नेपाल लौट आया, एक ऐसा देश जहां उसके खिलाफ 1975 के दोहरे हत्याकांड का मामला अब भी जिंदा था, जहां पुलिस उसे लंबे समय तक तलाश रही थी। यह फैसला जितना जोखिम भरा था, उतना ही रहस्यमय भी था। आखिर वह नेपाल वापस क्यों गया, इसका कोई पक्का जवाब आज तक नहीं मिल पाया। कुछ लोगों का मानना है कि उसे अपने दिमाग और किस्मत पर जरूरत से ज्यादा भरोसा हो गया था, जबकि कुछ का कहना है कि उसे सुर्खियों और खतरों से एक अजीब लगाव था। काठमांडू में उसने एक नए नाम के साथ कारोबार शुरू करने की कोशिश की और सामान्य जिंदगी जीने का दिखावा भी किया। शायद उसे लगा कि लगभग 3 दशक बाद कोई उसे पहचान नहीं पाएगा, लेकिन इस बार हालात अलग थे। सालों से उसका पीछा कर रहा अतीत अब उसके सिर्फ कुछ कदम दूर था और जल्द ही उसके सबसे बड़ी भूल उसे फिर से सलाखों के पीछे पहुंचाने वाली थी। काठमांडू की सड़कों पर वह वर्षों तक एक आम आदमी की तरह घूमता रहा। सितंबर 2003 में एक स्थानीय पत्रकार की नज़र उस पर पड़ी और उसने तुरंत पहचान लिया, यह कोई साधारण विदेशी नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे कुख्यात फरार अपराधियों में से एक चार्ल्स सोबराज है। पत्रकारों ने कई दिनों तक उसका पीछा किया, उसकी तस्वीरें ली और फिर खबर प्रकाशित कर दी। जैसे ये जानकारी पुलिस तक पहुंची, नेपाल की सुरक्षा एजेंसी हरकत में आ गई। कुछ ही समय बाद काठमांडू के एक कैसीनो में जुआ खेलते हुए सोबराज को गिरफ्तार कर लिया गया। वर्षों तक दुनिया भर की पुलिस को चकमा देने वाला द सरपेंट इस बार बच नहीं सका। गिरफ्तारी के बाद उस पर 1975 में नेपाल में हुई 2 हत्याओं का मुकदमा चलाया गया। आरोप था कि उसने 29 वर्षीय अमेरिकी पर्यटक
कोइनियो जो ब्राउनजिच और 26 वर्षीय कनाडाई लॉरेंट कैरियर की हत्या की थी। लगभग 3 दशक पुराने इस मामले को फिर से खोला गया और अदालत में सबूत पेश किए गए। अगस्त 2004 में आखिरकार वो फैसला आया जिसका इंतजार पीड़ित परिवार और जांचकर्ताओं को वर्षों से था। बाद में 2014 में नेपाल की अदालत ने उसे कनाडियाई पर्यटक लॉरेंट कैरियर की हत्या के मामलों में भी दोषी ठहराया और अतिरिक्त 20 वर्ष की सजा सुनाई। नेपाल की अदालत ने चार्ल्स सोबराज को कोनी जो ब्राउनजिच की हत्या का दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा भी सुना दी थी। करीब 3 दशक पहले बैंकॉक में शुरू की गई हरमन निपेनबर्ग की जांच आखिरकार सही साबित हुई। जिन सुरागों और दस्तावेजों को उन्होंने वर्षों पहले इकट्ठा किया था, उनमें से कई बाद की जांचों और मुकदमों में बेहद महत्वपूर्ण साबित हुए। इस तरह से देखा जाए तो सोबराज के खिलाफ सबसे लंबी लड़ाई किसी पुलिस अधिकारी ने नहीं बल्कि एक डिप्लोमेट ने लड़ी थी। लेकिन चार्ल्स सोबराज की कहानी अभी साधारण नहीं रही। नेपाल की जेल में बंद होने के बाद भी वो लगातार सुर्खियों में बना रहा। 2008 में उसकी यंग इंटरप्रेटर निहिता विश्वास के साथ उसके रिश्ते ने अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का ध्यान खींचा। दोनों ने खुद को पति पत्नी बताया और इस रिश्ते की खबरें दुनिया भर में सुर्खियां बनी। हालांकि जेल प्रशासन और कुछ अधिकारियों ने बाद में इस विवाह को लेकर सवाल भी उठाए। इसके बावजूद इस रिश्ते ने एक बार फिर चार्ल्स सोबराज को अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के केंद्र में ला खड़ा कर दिया। जेल की दीवारों के पीछे भी सोबराज लोगों को ध्यान अपनी ओर खींचने की कला नहीं भूला था। इसके बाद उसने काठमांडू की कड़ी सुरक्षा वाली जेल में लगभग 19 साल बिताए। समय बीतता गया, उम्र बढ़ती गई और बहुत से लोगों को लगने लगा कि एशिया के इस कुख्यात सीरियल किलर की कहानी अब यहीं खत्म हो गई। लेकिन चार्ल्स सोबराज का आखिरी अध्याय अभी बाकी था। 21 दिसंबर 2022 को नेपाल के सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिसने दुनिया भर का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। अदालत ने उसकी बढ़ती उम्र, खराब स्वास्थ्य और नेपाल के कानूनों के तहत मानवीय आधारों पर हवाला देते हुए उसकी रिहाई का आदेश दिया। 2 दिन बाद 23 दिसंबर 2022 को चार्ल्स सोबराज जेल से बाहर आ गया और उसे तुरंत फ्रांस भेज दिया गया। नेपाल की अदालत ने यह भी आदेश दिया कि वो कम से कम 10 वर्षों तक नेपाल वापस नहीं लौट सकेगा। करीब आधी सदी तक हत्या, धोखाधड़ी, फरारी और कानूनी चालों से भरी जिंदगी जीने वाला ये आदमी एक बार फिर आजाद था। जिस अपराधी ने दशकों तक कई देशों की पुलिस और अदालतों को उलझाए रखा, वो अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव में भी सलाखों के पीछे नहीं बल्कि आजाद हवा में लौटने में कामयाब रहा। द सर्पेंट बुढ़ा जरूर हो चुका था, लेकिन आखिरी बार वह दुनिया को हैरान करके गया। चार्ल्स सोबराज की कहानी सिर्फ एक सीरियल किलर की कहानी नहीं है, ये पहचान, धोखे, लालच, आकर्षण और अहंकार की भी कहानी है। उसने दशकों तक कई देशों की पुलिस, अदालतों और सीमाओं को चुनौती दी। कुछ लोग उसे एक अपराधी मानते हैं, कुछ एक मास्टर मैनिपुलेटर और कुछ आधुनिक इतिहास के सबसे रहस्यमय ठगों में से एक। लेकिन एक बात तय है, हिपी ट्रेल के उस दौर में जितना डर शायद किसी एक इंसान ने फैलाया, उतना बहुत कम लोगों ने फैलाया होगा। और यही वजह है कि द सर्पेंट या बिकनी किलर का नाम आज भी ट्रू क्राइम इतिहास के सबसे कुख्यात नामों में गिना जाता है।